हेलो। हाँ तो प्यारे हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल रियल ड्रीम ट्यूटोरियल यानी आरडी ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में मैं फिर से जहाँ तक यानी कि पार्ट वन पहले अपलोड कर चुका हूँ, यानी सोशल साइंस का जो है बच्चों, मैं पार्ट वन अपलोड कर चुका हूँ। और उस वीडियो को पहले जाकर देख लीजिएगा। वहाँ भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज था वो मैंने दिया था। आप लोग क्या करते हो कि चैनल पे आते हो और वीडियो को स्किप करके निकल देते हो। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों को अच्छे मार्क्स लाना है तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज मैंने एक पहले बना चुका है इसके पहले। तो वो वीडियो को जाके आप लोग देख लीजिएगा, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और दूसरी बात, आज मैं दूसरा पार्ट इसका लाने जा रहा हूँ। तो आज अगर कवर हो जाएगा तो ठीक है, तो आज दूसरा पार्ट मैंने कवर करने का कोशिश करूंगा। और वहां से सारे के सारे लगभग लगभग आपका लगभग मार्क्स वहीं से 100% जो मार्क्स है वो लगभग इसी वीडियो से आपका आने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए। ये जो वीडियो है बच्चों, ये आपका क्लास टेन जैक बोर्ड से रिलेटेड है, यानी जैक बोर्ड फाइनल एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए इसको पूरा देखिएगा, यानी कि ये बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से वीवीआई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस यानी कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ से हम लोग का यानी कि वीडियो बना नहीं था, यानी जो बाकी है पार्ट टू, ये आपका पार्ट टू है बच्चों। ये यहाँ से आप लोग देखिएगा। और देखने के बाद आप लोग खुद अगर एक साल पढ़े होंगे, सोशल साइंस पढ़े होंगे, तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। किसी के बहकावे में ना आकर ये वीडियो को पूरा आप लोग शुरू से अंत तक ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्या है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा कि क्या है। तो यहाँ पे देखिए कि निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है बच्चों, जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और झारखंड। तो यहाँ पे जो काली मिट्टी जो पाई जाती है बच्चों किस राज्य में, तो ये आपका आंसर होगा गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। और ये कमेंट कीजिएगा कि काली मिट्टी के लिए यानी काली मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जाती है, यानी काली मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जाती है जो कि अच्छे उपजाऊ होती है। तो बिना देर किए हुए हम लोग फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कि झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। तो बच्चों अभ्रक आप लोग सबको जानते होंगे कि कोडरमा किसके लिए फेमस है, अभ्रक के लिए। और यहाँ पे दिया है नवीकरणीय योग्य और अनवीकरणीय योग संसाधनों का एक एक उदाहरण दे। तो नवीकरणीय योग क्या है बच्चों, तो सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा। ठीक है। नवीकरणीय योग क्या है बच्चों, तो कोयला। यानी कि इसको एक बार अगर एक बार ये खत्म हो जाता है तो इसे इसे पुनः चक्रण करने में लाखों करोड़ों वर्ष का समय लग जाता है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन भी है कुछ है और कुछ बड़े क्वेश्चन भी लाया गया है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करें। तो देखिए उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा गया है बच्चों, पहला है जैव और दूसरा है अजैव। ठीक है, चलिए आगे ध्यान दीजिएगा क्या है। पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या, जलोढ़ मृदा। ठीक है, चलिए इसकी विशेषता क्या होती है, यह सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है। इसके कण बहुत महीन होते हैं और उसमें पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल की बहुलता होती है, यानी कि पोटास तथा फास्फोरिक अम्ल जो होता है वो ज्यादा होता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लीजिए यहाँ से। तो बच्चों यहाँ पे हम सारा आंसर करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट करके या तो फिर वीडियो को रोक रोक के देख लीजिएगा, आंसर आप लोग को मिलेगा। अगर कहीं कोई क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसको फिर से आपको वीडियो दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ देखिए क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। तो बच्चों एक बात समझ लीजिए कि पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे कि पेड़ पौधे लगाएंगे। क्या करेंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे। जैसे लिखे वृक्षारोपण, बांध बनाएंगे। ठीक है, पौधे के आने की सीढ़ी नुमा खेती करेंगे, ये सब काम करना है।
तो उस तरह से हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बिल्कुल इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और इसका पार्ट 1 पहले देख लीजिएगा ताकि आप लोग का सारा कवर हो सके यहाँ से। फिर यहाँ क्या दिया, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का अधिक उपभोग कैसे हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं कि किस प्रकार, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सारा आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिएगा इसको पूरा क्लियर करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्या है, समाप्यता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण। तो समाप्यता के आधार पर हम लोग यहाँ संसाधन को दो भागों में बांटते हैं, दो वर्गों में, नवीकरणीय योग और अनवीकरणीय योग। नवीकरणीय योग क्या होता है बच्चों, जिसको हम बार बार प्रयोग में ला सकते हैं और जिसका वो समाप्त होने के बाद उसको पुनः चक्रण करने में ज्यादा समय नहीं लगता है, ठीक है? तो जैसे ये है सौर ऊर्जा, पवन, जल, मृदा, ये सारे नवीकरणीय योग संसाधन है। उसी प्रकार अनवीकरणीय में क्या है बच्चों कि ये है जैसे कोयला, जीवाश्म ईंधन, पेट्रोल, जितने आते हैं वो सारे हैं। ये बच्चों इसका अगर हम लोग प्रयोग बार बार करेंगे तो ये एक बार समाप्त हो जाता है, तो ये पुनः इसको पुनः तैयार मतलब नहीं किया जा सकता है, और पुनः इसको चक्रण करने में, पुनः तैयार करने में लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो ये आ जाएगा आपका नवीकरणीय में। ये सब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है? अच्छा बच्चों, जब मानव के लिए संसाधन ही नहीं रहेगा तो मानव मानव के लिए क्या है, यानी कि मानव के दिनचर्या में, मानव के दैनिक जीवन में जितने सारे वस्तु या जितने भी सारे सारे जो प्रयोग में आते हैं वस्तु हो चाहे कुछ भी हो, तो वो सारे क्या कहलाते हैं बच्चों, संसाधन कहलाते हैं। तो अगर संसाधन के बिना मनुष्य क्या है, अधूरा है। संसाधन के बिना क्या मनुष्य, अधूरा है। तो इसलिए एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छा से और आप लोग आंसर कीजिएगा, ठीक है? ये कंप्लीट करके एग्जाम के लिए जाइएगा। चलिए आगे देखिए, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? बच्चों नदियों में बांध, देखिए नदियों पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि बांध देश के समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बांध एक संरचना है जो पानी को वापस रखने के लिए एक धारा या नदी के पार बनाई जाती है। बांधों का उपयोग पानी के जमा करने के लिए, बाढ़ को नियंत्रण करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, कृषि करने के लिए, मत्स्य पालन के लिए, तो और आपका क्या बोलते हैं उसको, आपको पर्यटन के लिए। तो ये बहुत सारे जो नदियों पर बांध बना के हम लोग बहुत सारे फायदे ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग आंसर करके आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अगला क्या है, देखिए यहाँ पे बहुउद्देशीय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए वीवीआई, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं से अलग होने वाले लाभ और हानियां की तुलना करें। तो बच्चे बहुउद्देशीय नदी परियोजना को एक बात ध्यान दीजिए, कहीं भी कोई डैम बनाया जाता है, जैसे आप ले लीजिए डीबीसी ले लीजिए, तो डैम बनाया जाता है बच्चों, तो उसकी कुछ लाभ भी होती है तो कुछ हानियां भी होती है। तो लाभ क्या क्या होती है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। लाभ क्या होती है कि वो बाढ़ को नियंत्रित करता है और बिजली उत्पादन करने में मदद करता है। मत्स्य पालन हम लोग कर सकते हैं, कृषि कर सकते हैं, तो ये हमारे ये सब में काम आता है, इसलिए क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है? अब लाभ होने के बाद ये आपका क्या है बच्चों, ये हानि क्या है? तो बच्चों जो आपके डैम के इर्द गिर्द जो गांव है, जो घर है, वो क्या होते हैं बच्चों, अगर हम डैम बना के पानी को रोकेंगे तो पानी ज्यादा स्टोर होगा, तो आसपास के क्षेत्र में पानी मतलब पानी का स्तर बढ़ जाएगा, जिससे वहां के जो नजदीक में जो रह रहे हैं वहां के लोगों को परेशानियां होगी। वहां से उन लोगों को स्थानांतरित करना पड़ेगा, यानी कि वहां से हटाना पड़ेगा। तो ये सारे कुछ मतलब नुकसान भी है जो जो मतलब बहुउद्देशीय नदी परियोजना से कुछ नुकसान है, ठीक है? और बाढ़ के कारण कईयों घर वगैरह मतलब बह जाते हैं, जो नजदीक में रहते हैं उसको बहुत तरह का परेशानी झेलना पड़ता है। तो इस तरह से नुकसान भी है तो कुछ फायदा भी है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको वीवीआई लगा के आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। जल दुर्लभता क्या है?
जल दुर्लभता क्या है? इसके मुख्य कारण क्या है? बच्चों, जल दुर्लभता क्या कहते हैं? जल की कमी को ही हम लोग क्या कहते हैं? जल दुर्लभता। और जल दुर्लभता बच्चों, जल की कमी आने की कैसे होती है? जल अभी देखते होंगे कि अधिक अच्छा से वर्षा नहीं होने के कारण जल का स्तर धीरे-धीरे क्या हो रहा है? बारिश में जब कमी होती है तो जल का जो स्तर है वो धीरे-धीरे नीचे की ओर चला जा रहा है। यानी कि पानी जहाँ 100 फीट, 50 फीट, 20-30 फीट में निकलता था बच्चों, अभी नहीं निकल पा रहा है। तो तो क्या है, ध्यान दीजिएगा कि तो यही जल दुर्लभता क्या है? जल की कमी, जल की लगातार कमी को ही हम लोग जल दुर्लभता के नाम से जानते हैं। अब यहाँ क्या है कि इसका मुख्य कारण क्या है? तो क्या होता है कि बारिश अच्छी नहीं होना। अगर अच्छी बारिश नहीं होगा बच्चों, बारिश बराबर नहीं होगा, तो जिसके कारण बारिश बराबर नहीं होगा, जिसके कारण भी क्या होता है? यानी कि जो पानी का स्तर है, जल का स्तर है, वो नीचे चला जाएगा। और क्या है कि हम लोग सिंचाई में अत्यधिक जल का प्रयोग कर लेते हैं। अगर हमको नहाने में 1 बाल्टी का काम पानी का काम है, तो वहाँ 3 बाल्टी का प्रयोग करते हैं। कपड़े धोने के लिए अगर 2 बाल्टी से काम हो जाएगा, तो वहाँ पे हम लोग 7-8 बाल्टी, कभी नल को खुला छोड़ देते हैं, तो कहीं पानी बह रहा है उसको रोकथाम नहीं करते, उसको निरंतर रोकते नहीं है। और जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, इसका भी एक बहुत मुख्य यानी कि प्रमुख कारण है। तो ये सारे कारण हैं जो कि जल दुर्लभता की समस्या को पैदा करती है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से पढ़ के, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये भी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ये आप लोग का वीवीआई क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है आप लोगों को कि जो राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो वहां पे जो वर्षा का जल है उसको किस प्रकार एकत्रित किया जाता है, जमा किया जाता है। तो बच्चों हम बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के अर्धशुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल का संग्रहण वो डैम बनाया जाता है, ये डोभा बनाया जाता है, या छत के पानी को स्टोर करने के लिए टैंक बनाया जाता है, और छत के पानी को पाइप के माध्यम से उस टैंक में जमा किया जाता है। ठीक है? इस प्रकार से ये राजस्थान में मतलब डोभा बना के, कुआं है चाहे कोई भी है, उसमें जो वर्षा जल होता है उसको डायरेक्ट छत के पानी हो चाहे कहीं का भी पानी हो, तो उसको गढ़ा करके ये टैंक बनाकर उसको स्टोर किया जाता है। और इस स्टोर करके इसको बाकी जो सारे अन्य सिंचाई के काम हो गया, चाहे तो साफ सफाई का काम हो गया, ये सारे काम में लाया जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से ये जो राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में बच्चों, ये वहां पे बारिश कम होती है, वहां पे बालू ही बालू है, यानी सूखा ही सूखा आपको नजर आएगा। तो जब भी बारिश होती है तो छत का पानी का जो स्टोर पाइप के माध्यम से टैंक वगैरह में स्टोर करके रखा जाता है बाद के यूज के लिए। तो ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चन है, देख लीजिए। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जाता है? तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों। परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियां, तो वर्षा जल संग्रहण की जो आधुनिक काल में जो पद्धति है, हम कैसे कैसे वर्षा जल को ये क्या करते हैं, संग्रहण करते हैं, जमा करते हैं, और उसको किस प्रकार प्रबंधन करते हैं, भंडारण करते हैं, उसके बारे में यहाँ लिखना है बच्चों। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा कि बांध क्या है बच्चों। बांध, आप लोग नदी में अक्सर या अभी अभी हर एक गांव में, हर एक गांव से जो नदियां निकल रही होगी गांव के किनारे से, तो उस नदियों में देखे होंगे कि एक बांध बनाया गया है। तो बांध क्या है वो समझिएगा, हम बताते हैं। तो ये हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसे सहायता करती है। तो बांध क्या होता है बच्चों? बांध बांध क्या होता है बच्चों कि अगर नदी इस प्रकार से बह रही है, नदी इस प्रकार से बह रही है, तो नदी की पानी को हम लोग बांध के प्रयोग के लिए यहाँ पर एक बांध बनाते हैं। वो बांध निर्माण के लिए चाहे हम किसी चीज का पत्थर या किसी चीज का सीमेंट वगैरह का वो दीवार बना करके किसी भी तरह से उसको एक बांध बनाकर रोकते हैं। और जल को रोकने के बाद क्या होता है बच्चों, जल वहां पे क्या होता है, संग्रहित होता है, जल जमा हो जाता है। और जल जमा होने के बाद बच्चों,
जल को जमा करके उसके बाद उससे बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना, बिजली उत्पादन करना, सिंचाई करना, ठीक है? सिंचाई करना और क्या मत्स्य पालन करना, मत्स्य पालन और तरह-तरह के काम में लाए जाते हैं। तो संरक्षण का मतलब क्या हो गया बच्चों कि पहले जल को स्टोर करेंगे, बचाएँगे, जल को कैसे रोकेंगे और रोकने के बाद उसको कहाँ-कहाँ पे हम प्रयोग में ला सकते हैं, इसके ये होता है प्रबंधन कि रोकने के बाद जल जो जमा हो गया, उसको अब किस प्रकार से हम अपने काम में, अपने दैनिक जीवन में काम में लाएँगे। और एक बात तो और है, एक बड़ी बात और है बच्चों कि मिट्टी की कटाव को रोकने के लिए मिट्टी देखते हैं धीरे-धीरे नदियाँ जो है, धीरे-धीरे नीचे की यानी कि गढ़ा होते जा रही है, नीचे की मतलब मिट्टी नदी नदी का लेवल धीरे-धीरे नीचे चला जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि पानी लगातार बहाव के कारण नदियाँ अब धीरे-धीरे मतलब नीचे जा रही है। नदी की जो बालू वगैरह उठने के कारण नदियाँ धीरे-धीरे नीचे जा रही है, इसलिए बाँध बनाकर ये चीज़ को भी रोका जा सकता है। चलिए इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आगे ध्यान दीजिए। जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो बच्चों जल संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा बच्चों कि जल संसाधनों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, उसका आने की बचाव हम लोग को क्यों करना चाहिए और बचाव करने के बाद उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये यहाँ पे आप लोग एक बार पढ़ के इसको क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है? इससे किस क्षेत्र की आर्थिक विकास में मदद मिली है? तो बच्चों देख लीजिएगा यहाँ पे क्या है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल परियोजना है, जो कि सतलुज नदी पे है। किधर है? सतलुज नदी पर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, तो भी ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग देख लेते हैं क्या है। आगे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इस इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर राज्यों को लाभ मिला है। इससे कृषि और उद्योगों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए हैं। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली है। जल विद्युत उत्पादन द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया है। तो इस प्रकार से आप लोग पढ़ के आप लोग सारे को याद करके आप लोग एग्जाम के लिए जाइएगा। बच्चों ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो ये क्वेश्चन फालतू है। आप लोग देख के जाइएगा। अगर हम चाहेंगे तो सारे क्वेश्चन को खाली ऐसे स्किप कर बता के निकल जाएँगे, तो समय काफ़ी कम लगेगा। लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो यहाँ पे रबी फसल कौन है? आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? आंसर भी आपके सामने है। यहाँ पे देख लीजिएगा क्या है? यहाँ पे भी दिया गया है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, उसको देख लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है? रबर उत्पादक जो प्रमुख राज्यों के नाम लिखिए। तो रबर उत्पादक का जो प्रमुख जो राज्य है बच्चों, वो कौन है? पहला देखिए केरल है और दूसरा क्या है बच्चों? कर्नाटक। केरल और कर्नाटक, तो ये ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे क्या है? भारतीय कृषि की किन्हीं भारतीय कृषि की किन्हीं 2 विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय कृषि की 2 विशेषताएँ क्या बच्चों? उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकतम रहती है, यानी कि जी उत्पादन में खाद्य पदार्थों की अधिकता रहती है, यानी कि खाद्य पदार्थ इसमें अधिक रहते हैं और खेती में पशु मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी जो भारत में जो खेती किया जाता है बच्चों, वो खेती करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है सबसे अधिक, वो पशुओं के द्वारा ही खेती किया जाता है। और यहाँ पे 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट को बाद में यानी दिमाग में रखिएगा, ठीक है? कुछ भी आ सकता है। इसमें देखिए कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन और दिया है, ये भी ध्यान दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है? अगला क्या है यहाँ पे देखिए। अगला क्वेश्चन है भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी लिखें। तो बच्चों भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव यहाँ पे आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा और इसको क्लियर कीजिएगा, ठीक है? बिना देर किए हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन को देखिए, सारा क्वेश्चन और आंसर यहाँ पे दोनों दिया गया है।
यहाँ समय कम लगने के लिए थोड़ा सा स्किप किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें। तो बच्चों यहाँ चावल आ गया, गेहूं भी आ सकता है, चाय भी आ सकता है, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर एक न एक देखने को मिलेगा। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन इसका भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ये इसका मतलब इस प्रकार से याद करना है कि ये किस कैसे क्षेत्र में होता है, इसकी यानी कि कौन सी मिट्टी इसके लिए उपयुक्त है, इसमें जो यानी कि वर्षा कितनी चाहिए, ये इसमें जलवायु किस प्रकार की होनी चाहिए, तापमान कितना होनी चाहिए, मिट्टी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो ये सारी चीज लिखना पड़ता है। इस सारे ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद करके कंप्लीट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। एक महत्वपूर्ण पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां का विवरण दीजिए। अच्छा देखिए, वही अभी हम बताए, जैसे पेय फसल में एक नाम ले लीजिए, जैसे ऊपर में अभी देखा था चावल का था, लेकिन यहाँ पेय फसल है तो चाय हो गया या कॉफी हो गया, ठीक है। चाय या कॉफी, ठीक है, पेय फसल। तो इसके बारे में वही है कि यहाँ पे देखिए क्या है, इसकी कृषि के लिए उपयुक्त जो मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। ढालू भूमि जो उत्तम है, इसके लिए कुशल श्रमिक, सस्ते श्रमिक की आवश्यकता है। इसके 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा के लिए उपयुक्त है। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये देखिए, ये आपका असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, ये सारे इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एक भी क्वेश्चन यहाँ पे फालतू नहीं लाया गया है। आप लोग ध्यान से इसको कंप्लीट कीजिएगा। बच्चों यहाँ पे क्या है, रोपण कृषि क्या है, इसकी एक विशेषता को बताइए। तो बच्चों रोपण कृषि क्या है, ध्यान दीजिएगा। देखिए बड़े पैमाने पर की जाने वाली एक फसली कृषि जिसमें कारखाने के समान उत्पादन के लिए पूंजी निवेश होता है और कृषि में कच्चे माल का संसाधन में तैयार माल के विपणन में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है, उसे रोपण कृषि कहते हैं। रोपण कृषि के अंतर्गत आने वाली फसलें जैसे बच्चों ये रबर, चाय, कॉफी, गन्ना, कोको कोला, नारियल, मसाले, ये सारे जो बच्चों हैं, जो एक बार इसको लगाया जाता है और इसको बोया यानी कि रोपण कृषि मतलब इसको बोया जाता है और लंबे समय तक रखा जाता है। इसको एक बार पढ़ करके क्लियर कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्या है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां का वर्णन करें। तो उसी प्रकार से बच्चों, जिस प्रकार हम लोग चाय का याद करेंगे, कॉफी का याद करेंगे, और उसी प्रकार गन्ना, तो सिर्फ हम डाटा चेंज करेंगे कि उसी तरह से रहना चाहिए कि मिट्टी किस प्रकार चाहिए, तापमान कितना चाहिए, वर्षा किस किस तरह होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि कृषि की परिभाषा दें। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है, यानी कि भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है, ये भी ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं क्या है आगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस प्रकार से कृषि क्या है बच्चों, तो कृषि का अर्थ है फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया, फसल उत्पादन, पशुपालन आदि की कला, विज्ञान और तकनीक को कृषि कहते हैं। और बच्चों ये क्या है, भारत में कृषि के लिए कौन कौन सी भौगोलिक सुविधाएं हैं। तो भारत में कृषि के लिए विशाल भूमि है, क्या है, कृषि का प्रतिशत भी उच्च है, यानी ज्यादा होता है, ज्यादा मात्रा में खेती की जाती है। बहुत उपजाऊ मिट्टी भी है, जलवायु भी अनुकूल है। और क्या है बच्चों, तो भारत में फसलों के लिए लंबा वर्धन काल पाया जाता है। जैसे समय समय पे हम लोग यानी कि यानी ऋतु भी अलग अलग है, जिसके माध्यम से हम लोग खेती आसानी से कर पाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्या है, यह है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। आगे देखते हैं अगला क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे यहाँ दिया है, यानी कि इन चट्टानों के स्तर में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है। तो अग्नि चट्टानों किसमें होता है बच्चों, अग्नि चट्टानों के स्तरों में निक्षेपण और संचयन होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है। तो बच्चों वह पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, अवरक के लिए क्या है, अग्रणी उत्पादक है कोडरमा, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ कितना अच्छा से जैसे लौह खनिज और अलौह खनिज में अंतर स्पष्ट करने बोला है।
तो यहाँ पे बहुत अच्छे से डाटा लिखा गया है, आप लोग एक बार देख के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। अब परंपरागत और गैर परंपरागत, जैसे कि परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है बच्चों, जिस प्रकार हम लोग यहाँ पे देखिए क्या है, ऊर्जा के परंपरागत साधन कोयला, तेल, जिसे नवीकरणीय अनवीकरणीय जिस तरह कंप्लीट किए, उसी प्रकार आप लोगों को परंपरागत और आप यानी कि गैर परंपरागत को भी कंप्लीट करना है। चलिए ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग बिना देर किए हुए। आगे क्या है, भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? तो देखिए भारत में जो सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है बच्चों, कि भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है। यहाँ सालों भर सूर्य की रोशनी उपलब्ध रहती है। यहाँ यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। इसकी तकनीक भी काफी विकसित हो चुकी है। तो यहाँ पे देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे जो धूप की यानी कि जो क्या बोलते हैं, सूर्य सूर्य की ऊर्जा की, सौर की ऊर्जा की, ठीक है। सौर ऊर्जा यहाँ पे भारत में इस प्रकार अनुकूल मतलब वातावरण है कि यहाँ पे सालों भर क्या, यहाँ सौर यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा मिलती रहती है, ठीक है। तो उस प्रकार से, और ये यानी कि ये सस्ता होता है, इसमें ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, और ये लंबे समय तक चलता है, ये समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सौर ऊर्जा का भविष्य क्या है बच्चों, उज्जवल है। इसलिए आप लोग इसको एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब अगला अगला चैप्टर में आ चुके हैं हम लोग बच्चों, ध्यान दीजिएगा अगला चैप्टर क्या है। ये आधारभूत उद्योग क्या है? जो उद्योग दूसरे उद्योग के आधार पर होते हैं, उन्हें आधारभूत उद्योग कहा जाता है। जैसे लोहा उद्योग, गंधक अम्ल जैसे रसायन उद्योग इत्यादि, इन्हें मूल उद्योग भी कहा जाता है। आधारभूत उद्योग का मतलब यह हो गया बच्चों, जो दूसरे उद्योग पर दूसरे उद्योग यानी कि जो दूसरे उद्योगों के आधार होते हैं, यानी कि यहाँ यानी इसके बिना दूसरे का काम नहीं चल सकता, ना तो दूसरे का बिना इसके काम चल सकता है। देखिए ये एक भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आ गया कि पर्यावरण में गिरावट के एक उदाहरण दीजिए जो आपने अपने आसपास देखा हो। तो बच्चों पर्यावरण में गिरावट कैसे, हमारे क्षेत्र के बहुत से वन उजड़ गए, ठीक है, वहां कारखाना स्थापित कर दिया गया, जिसके धुएं पर्यावरण में गिरावट आ रही है। मजदूरों के रहने के लिए छोटे-छोटे घर बनाए जाते हैं। तो ये क्या है कि पर्यावरण में गिरावट क्या हो गया? जैसे हम लोग खेती करने के लिए या कल-कारखाना स्थापित करने के लिए जंगल को उजाड़ देते हैं, पेड़-पौधे को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसके बाद यानी कि पर्यावरण में यानी कि इसके कारण क्या होगा? कल-कारखाने से जो धुआँ निकलेगा वो पर्यावरण में गिरावट लाने का काम करेगा, ठीक है? तो ये चीज़ को मतलब आप लोग को समझना है। चलिए थोड़ा-सा 1 मिनट। चलिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले तीन मानवीय तीन मानवीय तीन मानवीय कारक बताएं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, औद्योगिक अ- अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो तीन मानवीय कारक हैं बच्चों, वो देखिए जैसे क्या है कि ये क्या है, पहला है जो पूंजी। अब पूंजी क्या है, पूंजी में आप लोग देख लीजिएगा, ये सारे पॉइंट को याद करिएगा और इसमें आप लोग को लिखना है यातायात की सुविधा। अगर सड़क और रेल मार्ग का उद्योगों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, अगर ये नहीं रहेगा तो उसको प्रभावित करेगा, पूंजी नहीं रहेगा उसको भी प्रभावित करेगा। सरकारी नीतियां अगर नहीं रहेगी, जैसे बैंक लोन नहीं देगा और कुछ नहीं करेगा, तो इस प्रकार से भी आपको दिक्कत होगी। तो ये चीज भी आप लोग को ध्यान देना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन आपको हम 3 पार्ट में इस वीडियो को खत्म करने वाले हैं। पहला पार्ट पहले वीडियो अपलोड हो चुका है, इसका लिंक इस वीडियो में दे दिया जाएगा, और एक तीसरा पार्ट भी आएगा जो कि कल आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण की व्याख्या करें। स्वामित्व के आधार पर जो है बच्चों उद्योग का वर्गीकरण किया गया है। जैसे देखिए यहाँ क्या किया, किस प्रकार किया गया है, तो देखिएगा यहाँ, जैसे व्यक्तिगत संसाधन। अब व्यक्तिगत संसाधन क्या है बच्चों, इसको पढ़ के समझिएगा। सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतरराष्ट्रीय संसाधन। तो इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा और कंप्लीट कीजिएगा। आगे, उद्योगों द्वारा पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने के लिए अ, उठा उठा उठाने वाले विभिन्न उपायों की
चर्चा करें। तो देखिए बच्चों, ये क्या किया गया है, जब उद्योगों द्वारा पर्यावरण को निम्नीकरण करने के लिए, यानी कि उद्योग के बैठने से, उद्योग को आने से क्या होता है, पर्यावरण की पोल्यूशन बढ़ जाती है, पर्यावरण में गिरावट आती है। तो उसको निम्नीकरण, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो उससे जो प्रदूषित जल निकलता है उसको हम लोग पुनर्चक्रण करने के बाद उसको छोड़ते हैं। वर्षा जल संग्रहण, वर्षा जल संग्रहण करके उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है? नदियों व जलाशयों में गर्म जल और अपशिष्ट पदार्थों को शोधित कर प्रवाहित किया जाता है। यानी कि जो पानी छोड़ा जाता है उसको मतलब प्यूरिफाई करके, यानी कि उसमें केमिकल जो रहे, केमिकल होता है उसको केमिकल रहित बना करके छोड़ा जाता है। और जो प्रदूषण निकलता है उसकी चिमनियां ऊपर बनाई जाती है, ज्यादा ऊंचाई होती है, जिसके कारण वो पोल्यूशन धरती पे जल्दी ना पहुंच पाए। इस प्रकार से कुछ उपाय किया जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ है कि उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करता है। तो बच्चों, उद्योग जो है पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करेगा, क्योंकि देखिए सबसे पहले वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण की जो कल कारखाने यानी कि उद्योग से जो धुआं निकलता है, धुआं में क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। जो ये क्या करता है, ये गैसें ये वायु में मिलकर वायु को प्रदूषित कर देती है। दूसरा, जल प्रदूषण, जो इसमें जो जल का प्रयोग होता है उद्योग में, वो अपशिष्ट जल जो छोड़ दिए जाते हैं, वो नदी के जल में, तालाब के जल में मिलने के बाद वो सारे जो जलीय जीव है उसको नष्ट कर देती है। तो इस प्रकार से भी यानी कि प्रदूषित करते हैं। अगला क्या है, भूमि प्रदूषण, यानी ये इसका जल या इसका जो गैस होती है, जहां जहां जाएगी, जहां जहां वो बारिश यानी कि जो क्या बोलते हैं उद्योग का जल जाएगा, वहां वहां की मिट्टी जो है, भूमि की मिट्टी जो बंजर बन जाएगी। ठीक है? अगला क्या है, ध्वनि प्रदूषण, कल कारखाने से जो तरह तरह के मशीन जो निकल बैठे रहते हैं उससे जो शोर यानी जो निकलती है, वो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इस प्रकार से आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अगला क्या है बच्चों, कि औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक। ठीक है? भौतिक कारक क्या है बच्चों, अगर उसको कच्चा माल अगर नहीं मिल पाएगा तो उद्योग नहीं चल पाएगा। ठीक है? आगे जैसे कि अगर कोई कपड़ा का मिल है तो उसको कपड़ा नहीं मिलेगा, कपड़ा का जो मटेरियल होता है, कच्चा माल नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। शक्ति के साधन, शक्ति के साधन भी नहीं रहेगा तो भी दिक्कत होगा। आगे चलते हैं बच्चों, देखिए आप लोग, अनुकूल जलवायु, अगर हम लोग कल कारखाने बिठा दिए हैं लेकिन वहां के जलवायु अनुकूल नहीं है, ठीक है, तो भी दिक्कत होगा। ठीक है? अब मान लिया जाए हमें मुंबई में सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना का प्रमुख कारण क्या है, वहां की जलवायु ही है। तो इस प्रकार से जलवायु भी बहुत निर्भर रहती है। आगे देखिए क्या है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। देश में देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जालों का उल्लेख करें। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जालों का उल्लेख करें। तो देखिए यहाँ पे जाल क्या है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन से देश में जो 3 पाइपलाइन है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाती है, तीनों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है? तो ये आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, देखिए यहाँ क्या है बच्चों, सड़क परिवहन के किन्हीं अ, 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन के गुण क्या है बच्चों? तो देखिए सड़क परिवहन के माध्यम से यानी जो हमें यानी कि जो वस्तु को यानी कि मतलब एक बाजार से दूसरे बाजार को जोड़ने के लिए कम समय में और जल्द यानी कि कम समय में पहुंचाया जा सकता है, वो कहाँ से हो सकता है, सड़क परिवहन के माध्यम से हो सकता है। ये जितना चाहिए उतना मात्रा में आपको हर जगह पे इसके माध्यम से, सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंच सकता है, चाहे किसी प्रकार का संसाधन हो। ठीक है? तो ये बेहतर है। और ये सड़क जैसे कि मान लिया जाए, जो कुछ वैसे वस्तु है जो कि यानी कि रेल मार्ग से लाना संभव नहीं है, रेल मार्ग उस एरिया में नहीं है, तो वो सड़क परिवहन के माध्यम से हम लोग उस जगह पे पहुंच सकते हैं आसानी से। ठीक है? जैसे हमारे देश में बहुत से पहाड़ी भाग ऐसे हैं, जैसे कश्मीर, असम आदि, जहाँ रेल अभी तक नहीं है, नहीं के बराबर है। ऐसे स्थानों तक सड़क परिवहन का महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इस प्रकार आप लोग देख लीजिएगा और इसको कंप्लीट करिएगा। अगला क्या है बच्चों, कि सीमांत सड़कों के कोई 3 महत्व बताइए। तो सीमांत सड़कों के 3 महत्व क्या है बच्चों, जैसे इसने सीमा की सुरक्षा, सेनाओं की आवाजाही तथा सैन्य सामग्रियों की आवाजाही को सुगम बना
दिया है। यानी कि सीमांत सड़कें यानी कि कुछ ऐसे सड़क है बच्चों जो कि स्पेशली सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको जैसे कि सीमा सुरक्षा के लिए, सेना की आवाजाही के लिए, सैन्य सामग्री के लिए इन सड़कों ने दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ा दी है। और इन सड़कों ने सीमांत गांवों और कस्बों को प्रमुख शहरों तथा नगरों से जोड़ा है। इन सड़कों जहाँ पे कोई सुविधा नहीं था सड़क वगैरह का, मार्ग का, तो उसको ये जोड़ने का काम किया है। आगे क्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? देखिए बच्चों, परिवहन और संचार, ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये दोनों के दोनों क्यों इंपॉर्टेंट है? ये परिवहन और संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं, ये आप लोग देखिए। क्योंकि अगर परिवहन नहीं रहे तो कोई भी संसाधन को, कोई भी साधन को हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा नहीं सकते हैं। यानी कि किसी प्रकार का छोटा से छोटा कार्य से लेकर बड़ा से बड़ा कार्य के लिए आपको परिवहन की आवश्यकता पड़ती है। हर जगह आपको परिवहन की मतलब ज़रूरत पड़ती है। चाहे जैसे आपका डाक डाक हो, तार सेवाएँ हो, यहाँ पे वो ये हो गया, सॉरी, ये जैसे सड़कें, रेल, नदी मार्ग, जैसे बच्चों आप लोग परिवहन में क्या-क्या आएगा इसे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि सड़कें आएगा, रेल आएगा, नदी मार्ग भी आएगा, तटीय जल मार्ग भी आएगा, वायु मार्ग भी आएगा, ठीक है? और संचार साधन में क्या आएगा? डाक तार सेवाएँ, टेलीविज़न और बेतार सेवाएँ सचमुच देश की जीवन रेखाएँ कहलाती है। क्योंकि इसके बिना आगे हम लोग का जीवन संभव नहीं है। क्योंकि ये हर हर पहलू पर इसकी आवश्यकता पड़ती है, परिवहन और संचार का। यानी कि कहाँ पे अगर मान लिया जाए हमें कुछ खरीदना ही है, तो कहाँ पे क्या रेट है, नहीं है, इसको कैसे मालूम करते हैं? तो हम लोग सूचना के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से या किसी तरह का मतलब सूचना के माध्यम से। तो वो कैसे मिलेगी? तो संचार के माध्यम से प्राप्त होगी, ठीक है? चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कहे जाते हैं? ये क्वेश्चन डबल रिपीट कर गया, परिवहन तथा संचार, ये इसको देख लीजिएगा, ठीक है? ये वही चीज है, सेम आ गया। अगला क्या है बच्चों, देख लीजिए यहाँ। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की सड़कें का विस्तृत विवरण दें। तो भारत में पाई जाने वाली पाई जाने वाले विभिन्न प्रकार के सड़कों का ब्यौरा इस प्रकार है। तो देखिए भारत में जो सड़कें पाए जाते हैं बच्चों, किस प्रकार की सड़कें देख लीजिएगा। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है राजमार्ग, तीसरा है जिला सड़कें, चौथा है ग्रामीण सड़कें। इस प्रकार से आपको 4 कैटेगरी देखा गया है, 4 कैटेगरी दिया गया है। चारों को आप आराम से पढ़िएगा और समझिएगा कि चारों का क्या-क्या महत्व है, वो कहाँ किसे-किसे जोड़ता है, कौन किसको जोड़ता है, कौन किसको नहीं जोड़ता है, ये कितना प्रतिशत है, ये कितना प्रतिशत है, सभी को ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर देखने के लिए 1 सेकंड। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपको क्लियर नहीं दिखेगा। सबसे पहले मैप के माध्यम से अगर नहीं आता होगा आप लोगों को, तो कमेंट करके बताइएगा कि मैप में किसमें मैप के माध्यम से सबसे पहले आप लोग क्या क्लियर कीजिएगा कि कौन, जैसे जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, ठीक है? हिमाचल प्रदेश कहाँ है, राजस्थान कहाँ है, ठीक है? महाराष्ट्र कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, केरल कहाँ है, तमिलनाडु, इसकी आपको स्थिति जानना पड़ेगा कि कौन कहाँ पे है, ठीक है? अब इसके अनुसार से आपको क्वेश्चन किया जाएगा। जैसे ये स्थिति जान जाइएगा। अब देखिए, प्रमुख नदियाँ एवं बाँध, तो बच्चों को ये मैप के माध्यम से ये भी आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि कौन-सी नदी, कौन-सा बाँध कहाँ पे है। राज्य में अब अगर आप लोग जान जाएँगे कि ये राज्य में है, तो राज्य को डिनोट कर देंगे, तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है? क्योंकि मानचित्र इतना ही बड़ा दिया जाएगा, जितना आप लोग समझ सकते हो। इस प्रकार देख लीजिएगा, ठीक है? अगर यहाँ पे मृदा के बारे में भी दिया जाएगा, तो मिट्टी के बारे में भी आप लोग इसी प्रकार से देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है? ये प्रैक्टिस पे होगा कंप्लीट, ठीक है? जैसे यहाँ पे क्या है?
लिटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मृदा वाले क्षेत्र, तो कौन-कौन से क्षेत्र में है ये देख लेना है आप लोगों को, ठीक है? इस प्रकार आप लोग कमेंट करके मतलब इस प्रकार से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। और एक बात ध्यान दीजिए, आप लोगों को करना क्या है? एक बात ये तो मैप के माध्यम से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर मैप में अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो मैप वाले वीडियो हम लाएँगे, कमेंट करके बताइएगा कि मैप वाली वीडियो भी हमें चाहिए। तो चलिए देखिए, ये इसका जो इस वीडियो में इसका जो है पार्ट 1 पहले अपलोड कर दिया गया है। ये आपका पार्ट 2 है और पार्ट 3 आपका जल्द कल उसको लाया जाएगा, यानी कि टुमारो, यानी कि कल उसको पार्ट 3 को भी लाया जाएगा। ये तीनों पार्ट अगर आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, तो आपका 100% मार्क्स जो है वो कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है? चलिए थैंक यू।